नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक दृष्टि में आप देखेंगे। ये काफ़ी प्रतिष्ठित पत्रिका है और इसमें फैक्ट भी सही दिए होते हैं। ये मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है। आइए उत्तर प्रदेश को एक दृष्टि में देखें और साथ ही साथ जो तथ्य दिए गए हैं उसकी व्याख्या भी करेंगे। जहाँ पे आवश्यकता पड़ी वहाँ पर अतिरिक्त फैक्ट भी समाहित किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तथ्य दिया है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो आपका जवाब होगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। दे रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, इसका ये लगभग 7.33% है। यानी कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश का अगर क्षेत्रफल पूछे तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। यदि ये पूछे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है, तो आपका जवाब होगा 7.33%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आपका सही जवाब होगा चौथा, यानी कि चौथे स्थान पर क्षेत्रफल के लिहाज से उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यदि हम सीमावर्ती प्रदेशों की बात करें तो उत्तर प्रदेश 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। अब ये 8 राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है, इतनी बात को याद रखिएगा। अगला देखिए, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो आपका सही जवाब होगा सोनभद्र। कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो 4 जिलों को। जरा अगर हम यहां पर बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं और आपसे ये पूछें कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश में जो एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वो कितने 4 राज्यों के साथ, किन किन 4 राज्यों के साथ बनाता है, तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यानी इन 4 राज्यों के साथ सोनभद्र सीमा लगाता है। अगला है, सीमावर्ती देश कौन सा है, तो आपका जवाब होगा नेपाल। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, तो आप बताएंगे गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा। ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि देश में प्रथम स्थान, यानी उत्तर प्रदेश किन किन क्षेत्रों में प्रथम स्थान रखता है देश में, तो गेहूं उत्पादन में प्रथम, कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम, कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम, दुग्ध उत्पादन में प्रथम, कुल पशुधन में उत्तर प्रदेश प्रथम है, गन्ना के उत्पादन में प्रथम, आलू के उत्पादन में प्रथम, रेल मार्ग में प्रथम, बैंक की शाखाओं की संख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम, पोस्ट ऑफिस की संख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम। यानी इन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान रखता है। यदि मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर 3 मौसम है। कौन कौन से? ग्रीष्म जो कि मार्च से जून, वर्षा मध्य जून से सितंबर और शीत अक्टूबर से फरवरी के बीच में। ठीक है, आगे देखिए, यदि हम 2011 की जनगणना के आधार पर यदि आपसे ये पूछें कि उत्तर प्रदेश की सकल जनसंख्या कितनी है, तो आपका क्या जवाब होगा? टोटल जनसंख्या कितनी है, तो 19,98,12,341 है। ये उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है। यदि हम उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या को भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत के लिहाज से पूछें तो आपका जवाब होगा 16.50%। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कुल जनसंख्या में अपना स्थान रखती है। ये 16.50 याद रखिएगा, ये फैक्ट कई बार पूछे हैं। यहाँ पर 2 आपने प्रतिशत देख लिया। जनसंख्या का भारत में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, तो आपका जवाब होगा 16.50। यदि पूछा जाए कि क्षेत्रफल के लिहाज से उत्तर प्रदेश का, तो आपका जवाब होगा 7.33। ठीक है, आगे देखिए, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, तो महिलाएं कितनी है? 9,53,31,831। वहीं पुरुषों की संख्या 10,44,40,510 है। ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण आ गया कि स्त्री और पुरुष का अनुपात कितना है। तो यहां पर दे रहा है कि स्त्री 912 और 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 912। इसी को दूसरे अर्थ में भी पूछ लेता है कि लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का कितना है, तो आपका जवाब होता है 912। ठीक है, यानी लिंगानुपात कहने का मतलब है कि 1000 पुरुष पर स्त्री की संख्या कितनी है? 912 है उत्तर प्रदेश में। यदि हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का कितना है? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यदि हम जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर पूछें तो आपका सही जवाब होगा 20.2%। यहाँ 10 की वृद्धि का मतलब क्या है? यानी कि 2001 में जो जनसंख्या थी और उसके बाद 2011 में जो हुई, यानी इन 10 साल में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई, इसी को कहा जाता है 10 की वृद्धि। तो वो 10 की वृद्धि कितनी उत्तर प्रदेश की, तो आपका जवाब होगा 20.2। अब आइए जरा उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा को देख लेते हैं। राजकीय भाषा कौन कौन सी है? हिंदी और उर्दू। यानी उत्तर प्रदेश में 2 राजकीय भाषाएं,
अब यहां पर कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि उर्दू को राजकीय भाषा कब बनाया गया, तो आपका जवाब होगा 1989 में, यानी 1989 में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी चर्चा होगी तो जो अन्य फैक्ट है उसको भी समाहित कर लिया जाएगा ताकि एक कंप्लीट चर्चा हो सके। अगला देखिए, राजकीय चिन्ह की बात हो रही है, तो राजकीय चिन्ह कौन कौन से हैं? मछली और तीर और धनुष। ठीक है, मछली और तीर धनुष। अब देखिए कई बार पूछा गया कि जो राजकीय चिन्ह है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो एक वृत्त होता है, दो मछली होती हैं, एक तीर धनुष होता है। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह बनता है। अगर यह पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को कब स्वीकृत किया गया, तो आपका जवाब होगा 1938 को। ठीक है, ये कई बार पूछे प्रश्न हैं जिनको यहां पर समाहित कर दिया जा रहा है। राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश। इसको पलाश के अलावा टेसू के नाम से भी जानते हैं, कई बार पूछा है टेसू। यानी अगर आपको राजकीय पुष्प में पलाश लिखा है या टेसू तो आप तुरंत उत्तर प्रदेश के लिहाज से टिक कर देंगे। वहीं अगर इसके वैज्ञानिक नाम को देखा जाए तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है, किसको? पलाश को। अगला है उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का जो गठन हुआ वो 24 जनवरी 1950 को हुआ, इसलिए उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। यदि हम बात करें राजकीय पशु की, तो राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। राजकीय पशु बारहसिंघा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं रूसेरवस डुवेसिली। ठीक है, क्या कहते हैं? रूसेरवस डुवेसिली। अगर हम राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी सारस है, या इसको क्रॉन्च भी कहते हैं, और इसका क्या नाम है? इसका नाम है ग्रूस एंटीगोनी। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल वर्तमान में कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहां पर देखिए राजकीय वृक्ष छूट रहा था, तो राजकीय वृक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का? तो आपका जवाब होगा अशोक या सीता अशोक लिखा रहे। ये जो राजकीय वृक्ष है इसका नाम क्या है वैज्ञानिक? तो इसका नाम है सराका अशोका। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन फैक्ट को भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या को देखें तो देखिए यहां पर कई सारे नंबर की संख्या को आप ज्यादा याद नहीं रख सकते, इसलिए आपको यहां पर शहरी जनसंख्या जो कुल है उसको न याद रखिए, यहां प्रतिशत वाले नंबर को याद रखना होगा। यानी उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो आपका जवाब होगा 22.3%। अगर हम ये कहें कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो आपका जवाब होगा 77.7%। ठीक है, अगर हम ये कहें कि तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या कितनी है, यानी 2011-12 के अनुसार, तो आपका जवाब होगा 29.43%। ठीक है, इतनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है 2011-12 के फैक्ट के अनुसार। और किस कमेटी का रिकमेंडेशन के अनुसार है ये? तो ये तेंदुलकर समिति की जो रिपोर्ट है, जो मापदंड है, उसके आधार पर इस संख्या को निकाला गया। अगला है वर्ष 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर कितनी है? तो याद रखिएगा 32.94 उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कार्य सहभागिता दर है। कितना है? 32.94%। आगे देखिए, यदि हम जीवन प्रत्याशा की बात करें तो जीवन प्रत्याशा 2013 से 17 के बीच देखें तो कुल व्यक्ति की कितनी है? तो 65 है। अगर हम पुरुष की देखें तो 64.3 है। यदि महिला के संदर्भ में बात करें तो 65.6 है। ठीक है, अब अगला दे रहा है कि धर्म के अनुसार यदि 2011 की जनगणना को देखें तो धर्म के अनुसार यहां पर भी आप संख्या न याद करके यदि प्रतिशत को देखें और एक क्रम याद कर लें तो यह प्रश्न आपका काम चल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म की उत्तर प्रदेश में जो प्रतिशतता है वो 79.73 है। वहीं अगर मुस्लिम की बात करें तो 19.26% है। सिख की बात करें तो 0.32% है। वहीं अगर हम ईसाई की बात करें तो 0.18% है। जैन की बात करें तो 0.11% है। बौद्ध की बात करें तो 0.10% है। यदि अन्य धर्म की बात करें तो 0.01% है। ठीक है, एक तो अगर आप यहां पर प्रतिशत याद कर लेते हैं तो यदि अगर कभी डायरेक्ट प्रतिशत पूछ ले तो आप जवाब दे सकते हैं। दूसरी बात आपको क्या मिनिमम याद रखनी है कि यदि आपको क्रम याद रहे, यानी उत्तर प्रदेश में धर्म के अनुसार यानी जनसंख्या के अनुसार जो धर्म का क्रम है वो अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काम चल सकता है। जैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या धर्म के अनुसार उत्तर प्रदेश में किसकी है? तो नंबर 1 पे हिंदू, दूसरे नंबर पे मुस्लिम, तीसरे नंबर पे सिख और चौथे नंबर पे ईसाई, पांचवें नंबर पे जैन, छठवें नंबर पे बौद्ध और उसके बाद नंबर आता है अन्य धर्म का। ठीक है, यानी इसको कैसे याद किया जा सकता है? काफी चर्चित है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये आप कहते हैं, ये तो क्रम हो गया 4 का।
उसके बाद जैन आते हैं और बौद्ध आते हैं। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। कई बार क्रम पूछा गया है या कई बार ये पूछ देता है कि तीसरे सबसे ज्यादा धर्म के अनुसार जनसंख्या कौन है, तो आप ये याद रखेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो आप सीधे बता देंगे तीसरे नंबर पे सिख आते हैं। समझ गए होंगे कि इस प्रश्न को कैसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है कि कुल साक्षरता दर। तो यदि हम कुल साक्षरता दर 2011 के अनुसार निकालें तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7% है। यदि हम इस साक्षरता दर में पुरुष की साक्षरता दर पर ध्यान दें तो 77.3% है। स्त्री की साक्षरता दर 57.2% है। यदि हम नगरीय साक्षरता दर को देखें 2011 के हिसाब से, तो नगरीय जनसंख्या में नगरीय साक्षरता में पुरुष की साक्षरता 80.4% है। वहीं नगरीय साक्षरता में स्त्री की जो साक्षरता है वो 69.2% है। यदि हम ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो ग्रामीण साक्षरता टोटल में कितनी है, तो 65.5% है। वही ग्रामीण साक्षरता में पुरुष की कितनी है साक्षरता, तो 76.3%। वहीं अगर ग्रामीण साक्षरता में स्त्री की अगर साक्षरता देखें तो 53.7% है। ठीक है, यानी ये साक्षरता का जो प्रतिशत है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार विभिन्न आयोग द्वारा ये साक्षरता पे सीधे प्रश्न पूछे गए, इसलिए इन फैक्ट को आप लोग निश्चित तौर पर याद कर लेंगे। अगला देखिए, यदि हम प्रशासनिक इकाई की बात करें तो आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने उत्तर प्रदेश में, तो आपका जवाब होगा 4 आर्थिक संभाग क्षेत्र है। यदि मंडलों की संख्या पूछे तो 18 बताएंगे। जिलों की कुल संख्या 75 यानी 75। नगर और नगर संकुलों की संख्या यदि 2011 के अनुसार पूछी जाए तो आपका जवाब होगा 915। यदि ग्राम पंचायत पूछी जाए तो 2021 के निर्वाचन के हिसाब से 58,176 ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश में है। यदि हम न्याय पंचायत की बात करें तो अभी तक न्याय पंचायत अस्तित्व में नहीं है, लेकिन न्याय पंचायत का प्रावधान कब का है, तो 2017 की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत की व्यवस्था की गई है। वहीं अगर हम तहसील की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तहसीलों की कुल संख्या 351 है। यदि हम विकास खंड यानी जिसको आप ब्लॉक कहते हैं 2021 के हिसाब से इनकी कुल संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो 826 है। ये राज्य निर्वाचन आयोग के हवाले से ये डेटा है। ठीक है, आगे देखिए, यदि हम उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत की बात करें तो 2022 में इनकी संख्या कितनी है, 517। ठीक है, यदि हम नगरपालिका प्रतिशत की बात करें तो नगरपालिका परिषद उत्तर प्रदेश में 200 है। यदि हम नगर निगम को देखें तो उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या 17 है। यदि कुल राजस्व ग्राम की बात करें तो कुल राजस्व ग्राम की संख्या उत्तर प्रदेश में 1,06,774 है। और यदि आबाद ग्राम की बात करें तो 97,814 आती है। ठीक है, इतनी बातों को आपको याद रखना होगा, और विशेष तौर से उन लोगों को जो लोग उत्तर प्रदेश के लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, यदि हम सहकारिता की बात करें तो जो प्राथमिक कृषि ऋण सहकारिता समिति है उनकी संख्या कितनी है, तो 7,479 है। यदि हम जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 50 है। यदि हम उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इनकी शाखा 323 है। यदि हम चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो एलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय की संख्या 5,113 है। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय और औषधालय की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, 2,360 है। यदि हम होम्योपैथिक चिकित्सालय और औषधालय की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, 1,576। ठीक है, इतनी बात को आपको चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में याद रखना है। यदि हम उत्तर प्रदेश में विद्युत क्षेत्र में बात करें तो उत्तर प्रदेश में यदि हम कुल विद्युत उत्पादन की बात करें तो 2620 करोड़ किलोवाट घंटा उत्तर प्रदेश में विद्युत का कुल उत्पादन है। वहीं अगर हम विद्युत में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 401 किलोवाट घंटा है। यहीं अगर हम उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत के उत्पादन की बात करें तो उत्पादन केवल 115 किलोवाट घंटा है। यानी आप यहां अंतर देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति जो विद्युत उत्पादन है वो 115 किलोवाट घंटा है, और वहीं पर प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग जो है वो 401 किलोवाट घंटा है। आगे देखिए, प्रदेश में विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता की बात करें तो 30 अप्रैल 2022 के डेटा के अनुसार टोटल कितने मेगावाट है, 31,307.29 मेगावाट। ठीक है, अब ये राज्य निजी और इनको अंतर नहीं देखना है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट हो जाएंगे। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब हुई, तो आपका जवाब होगा 1959 में, यानी 1959 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना हुई।
यदि आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई, तो आपका जवाब होगा 1998 में। ठीक है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहां पर है, तो आपका जवाब होगा अलीगढ़ में है, और हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना 1942 में हुई थी। यदि ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र विद्युत केंद्र कहां पर है, तो आपका जवाब होगा नरौरा बुलंदशहर में, और इस एकमात्र विद्युत परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई, तो आपका जवाब होगा 1989 में। ठीक। यदि हम परिवहन और संचार के क्षेत्र में देखें तो कुल परिचालित मार्ग की लंबाई कितनी है, तो 712,000 किलोमीटर। ये कब का डेटा है, तो 2019-20 का है कि कुल परिचालित मार्ग की लंबाई कितनी है, 712,000 किलोमीटर। यदि हम डाकघर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में डाकघर की संख्या 17,670 है, और अभी आपने पढ़ा है कि डाकघर की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है। वहीं हम दूरदर्शन केंद्र की बात देखें तो उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन केंद्रों की संख्या 3 है, आकाशवाणी केंद्रों की संख्या 13 है, और प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की यानी नेशनल हाईवे की कुल लंबाई देखी जाए तो 31.2021 के डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 12,245 किलोमीटर है। अगला देखिए, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आपका जवाब होगा दूसरा स्थान है। यदि यह पूछा जाए कि प्रदेश में होकर गुजरने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा 19। एक बात और याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 है, इसका पुराना नाम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 था, जो कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यानी अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो आपका जवाब होगा 19। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई, तो आपका जवाब होगा 1972 में। अगला है, यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है, तो यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, और इसकी कुल लंबाई 165.537 किलोमीटर है। यानी आप इसको टोटलिटी में 165.53 याद कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, यदि हम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2001 में हुई। यदि हम उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की बात करें तो इसकी स्थापना 2004 में की गई। अगला है, प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई, तो आपका जवाब होगा 1859 में। और अगर ये पूछा जाए कि कहां से कहां तक चली, तो आपका जवाब होगा इलाहाबाद से, यानी जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहां से कानपुर के बीच में प्रदेश की पहली रेलगाड़ी 1859 में यानी 1859 में चली थी। यदि ये पूछा जाए कि प्रदेश में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ हुई, तो आपका जवाब होगा 1911 में प्रयागराज से नैनी के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, यदि हम भाषा के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो हिंदी भाषा बोलने वाली जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है। कितने प्रतिशत है, 94.08% है। वहीं दूसरे नंबर पे 5.42% के साथ उर्दू है। तीसरे नंबर पे पंजाबी है जो 0.25% लोग बोलते हैं। वहीं बंगाली चौथे नंबर पे है, 0.12% लोग बोलते हैं। कई बार इस जनसंख्या को जो कि भाषा के अनुसार है इसके क्रम को पूछ देता है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, दूसरे नंबर पे उर्दू, तीसरे पे पंजाबी और चौथे पर बंगाली बोली जाती है। आगे आइए जनप्रतिनिधि के संदर्भ में देखें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, 80। यदि ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीट है तो आपका जवाब होगा 31। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्य कितने हैं, तो 403। याद रखिएगा कि पहले राज्यपाल महोदय एक आंग्ल भारतीय सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर देते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा अब इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ये भी बात आप रिकॉल रखेंगे अपने साथ। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य संख्या पूछी जाए तो इनकी संख्या कितनी है, 100 है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या। अब आइए कृषि से रिलेटेड इन फैक्ट पर जिन लोगों को लेखपाल की परीक्षा देनी है वो काफी गंभीरता से ध्यान देंगे और बाकी लोग भी ध्यान देंगे कि कई बार वहां पे पूछी गई है, लेकिन ये लोग काफी विशेष ध्यान देंगे। यदि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश की संख्या पूछी जाए तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेश है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि हम किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में पूछे कि कब शुरू हुई तो आपका जवाब होगा 1992 में। यदि चकबंदी योजना पूछी जाए उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुई तो आपका जवाब होगा 1954 में। इंपॉर्टेंट है। यदि पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी नहर कौन सी है तो आपका जवाब होगा पूर्वी यमुना नहर जो 1830 में स्टैब्लिश हुई थी।
और अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो आपका जवाब होगा शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ हुई? 18 जून 2001 को। वहीं पर अगर उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट योजना की बात करें तो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में प्रारंभ हुई। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश में किसान रथ योजना की बात करें तो किसान रथ योजना 2010-11 के ईयर में। ऊर्जा शहर योजना तो 2008 में। यदि ये पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता के संदर्भ में, तो दुग्ध उपलब्धता के संदर्भ में 387 ग्राम प्रतिदिन, ये 2019-20 के डेटा के अनुसार। और वहीं अगर भारत में पूछा जाए कि दुग्ध उपलब्धता कितनी है प्रतिदिन, तो आपका जवाब होगा 406 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और एक बात और याद रखिएगा कि दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश में भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ये भी बात याद रखना है आपको। आगे देखिए कि राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो आपका जवाब होगा 1976 में। आगे दिया है कि गोकुल पुरस्कार योजना ये किस संदर्भ में दी जाती है, तो आपका जवाब होगा दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में गोकुल पुरस्कार योजना दिया जाता है। वहीं कृषि निर्यात जोन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात जोन आगरा आलू के लिए है, लखनऊ आम के लिए है और सहारनपुर भी आम के लिए है। यदि हम सिंचाई की बात करें तो जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में वो कितना है? 165 लाख हेक्टेयर। अगर हम यही बात करें कि शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है, तो आपका जवाब होगा 143.3 लाख हेक्टेयर। और आगे दिया है कि शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रतिशत कितना है, तो 86.6%। यानी कि जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है उसमें शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 86.6% है। फसल गहनता की बात की जाए तो 162.4% फसल गहनता उत्तर प्रदेश में है। आगे देखिए, यदि हम बात करें सकल सिंचित क्षेत्रफल की तो आपका जवाब होगा 216 लाख हेक्टेयर की। यदि यह पूछा जाए कि कुल सृजन योग्य सिंचित क्षमता कितनी है, तो 378 लाख हेक्टेयर। यदि यह पूछा जाए कि सकल सिंचित क्षमता का उपयोग, तो 297 लाख हेक्टेयर। ठीक है, आगे देखिए, यह महत्वपूर्ण है कि जो सिंचाई होती है उसमें जो साधन का उपयोग है वो सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर कितना है, तो देखिए सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है वो नलकूप से की जाती है। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, तो ये है 74.9%। वहीं दूसरे नंबर पे कौन है? नहर है। तीसरे नंबर पे कुआं है और चौथे नंबर पे तालाब और झील है और सबसे अंत पर अन्य है। यानी अन्य साधनों के हिसाब से 0.7% एरिया में सिंचाई होती है। यानी अगर आपसे क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले नलकूप, दूसरे नंबर पे नहर, तीसरे नंबर पे कुआं, चौथे नंबर पे तालाब और झील आप बताएंगे। ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सिंचाई के साधन की उपयोगिता के आधार पर ये क्रम है। अगला देखिए, आगे वन और वन्य जीव से संबंधित फैक्ट है। और आपको मालूम है कि अभी वन जनगणना 2021 भी आई थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाएगा। तो दे रहा है कि वन जनगणना 2021 के अनुसार प्रदेश के अभिलेखों में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है, तो आपका जवाब होगा 17,384 वर्ग किलोमीटर। अगर इसमें पूछा जाए कि केवल अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है, तो केवल अभिलिखित वन क्षेत्र 11,560 वर्ग किलोमीटर। वहीं पर अगर संरक्षित वन क्षेत्र पूछा जाए तो आपका जवाब होगा 296 वर्ग किलोमीटर। और अवर्गीकृत क्षेत्र कितना है, तो 5,528 वर्ग किलोमीटर। और ये टोटल में संख्या कितनी बनती है? 17,384 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यदि ये पूछ लिया जाए कि कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है, यानी कुल अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है? 17,384। अगर इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के लिहाज से देखें तो 7.22% है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण और वनावरण का प्रतिशत कितना है। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण को एक साथ ऐड करके प्रतिशत के आधार पर देखें तो आपका क्या हो जाएगा? 9.23%। ठीक है, ये भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष निकाला गया है। अगला है वनावरण के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो कितना है संख्या के हिसाब से, तो वो है 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। यदि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में इस केवल वनावरण के क्षेत्रफल को देखें तो प्रतिशत के लिहाज से कितना है? 6.15%। ठीक है, अभी आपने ऊपर वनावरण और वृक्षावरण दोनों का टोटलिटी प्रतिशत कितना देखा था? 9.23। और यहाँ पर केवल वनावरण के प्रतिशत को दे रहा है 6.15। ठीक है, वहीं अगर हम इसमें वनावरण में अति सघन वन को देखें तो प्रतिशत के लिहाज से 1.09। और अगर हम वर्ग किलोमीटर में इसकी संख्या के हिसाब से देखें तो
2626.61 वर्ग किलोमीटर। यदि हम मध्यम सघन वन देखें तो 4029.37 वर्ग किलोमीटर, और खुले वन की बात करें तो 8161.91 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रतिशत के हिसाब से 3.39 है। वहीं पर अगर मध्यम सघन वन प्रतिशत के आधार पर देखें तो 1.67 है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी होगी क्योंकि इस समय यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, यदि हम ये पूछें कि कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र कितने हैं, यानी अभ्यारण्य की संख्या पूछी जाए तो उत्तर प्रदेश में अभ्यारण्य की कुल संख्या 28 है। ठीक है, यदि ये पूछा जाए कि वन्य जीव विहार कितने हैं तो 11 वन्य जीव विहार हैं, और पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार कितने हैं तो 14 संख्या होगी। यदि ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं तो आपका जवाब होगा एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगर ये पूछा जाए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है तो आपका जवाब होगा लखीमपुर खीरी में। यदि ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, अगला प्रश्न देखिए, दे रहा है कि 2021 में जो वन रिपोर्ट आई उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा वन प्रतिशत सोनभद्र में और सबसे कम वन प्रतिशत कहां पर है तो आपका जवाब हो जाएगा भदोई। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सबसे पुराना वन्य जीव विहार कहां उत्तर प्रदेश में है तो आपका जवाब होगा चंदौली में चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ तो 1957 में। अगला देखिए, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहां पर स्थित है तो आपका जवाब होगा हस्तिनापुर में। कितना वर्ग किलोमीटर में? 2073 वर्ग किलोमीटर। अगला, कि सबसे छोटा वन्य जीव विहार कहां पे है तो आपका जवाब होगा महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में। अगला है कि सबसे बड़ा पक्षी वन्य विहार जीव विहार कहां पर है तो आपका जवाब होगा लाख बहोसी पक्षी वन्य जीव विहार कन्नौज। क्या पूछा गया कि सबसे बड़ा पक्षी वन्य जीव विहार कहां पे है तो आपका जवाब होगा लाख बहोसी पक्षी वन्य जीव विहार कन्नौज में। ठीक है, या ये भी पूछा जा सकता है कि लाख बहोसी पक्षी वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है तो आपका जवाब हो जाएगा कन्नौज में। ठीक है, अगला देखिए, यदि हम बात करें कि सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ कौन सा है तो आपका जवाब होगा सेखा पक्षी वन्यजीव विहार अलीगढ़। ये जो सेखा पक्षी वन्यजीव विहार अलीगढ़ है ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार है। यदि ये पूछा जाए कि पहला ग्राम वन कौन सा है तो आपका जवाब होगा वेलहत्थी ग्राम, जो कि सोनभद्र में है। ये उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अगला है खनिज के हिसाब से देखिए, तो भू तत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई तो आपका जवाब होगा 1955 में भू तत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना हुई। यदि ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई तो आपका जवाब होगा 23 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई। यदि ये पूछा जाए कि प्रथम खनिज नीति कब आई तो आपका जवाब होगा दिसंबर 1998 में उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति आई और खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्राप्त हुआ। अगर हम पूछे कि यूरेनियम किस जिले से संबंधित है तो आपका जवाब होगा ललितपुर। यदि हीरा पूछा जाए तो आपका जवाब होगा बांदा। ठीक है, और इससे जो रिलेटेड और भी प्रश्न हैं वो जब आप उत्तर प्रदेश के जो जीके स्पेशल देख रहे थे उसमें करा दिए गए हैं। जो लोग चैनल के साथ नए जुड़े हैं और उस श्रृंखला को नहीं देख पाए हैं वो उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके उन प्रश्नों को अवश्य कर लें क्योंकि वो प्रश्न काफी सेलेक्टेड है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSSC में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, यदि हम उद्योग की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा उद्योग है वो कौन सा है? हथकरघा उद्योग। ये कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है। अगर हम बात करें संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र की तो संख्या कितनी है? 14। ये जनवरी 27, 2022 के आंकड़े के अनुसार है कि संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 14 है। यदि ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्टैब्लिश हुई तो आपका जवाब होगा प्रतापपुर देवरिया में। और कब स्थापित हुई तो 1903 में। यह प्रश्न बहुत पूछा गया है। चीनी उत्पादन में देश में स्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो अभी आपने पढ़ा था उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो आपका जवाब होगा कानपुर को। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ पर है तो आपका जवाब होगा मुजफ्फरनगर में भारत स्टील रोलिंग मिल है। यदि ये पूछा जाए कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर है तो आपका जवाब होगा रायबरेली में। यदि पूछा जाए कि रेल पहिया कारखाना तो रायबरेली, यानी मॉडर्न कोच फैक्ट्री और रेल पहिया कारखाना रायबरेली में है। टाटा मोटर्स जो ट्रक का प्लांट कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में तो लखनऊ में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है? लखनऊ में है।
इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड कहाँ पर है? तो बाराबंकी में। यह प्रश्न बहुत पूछा गया है। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड कहाँ पर है? बाराबंकी में। बैद्यनाथ आयुर्वेद औषधि फर्म कहाँ पर है? तो नैनी प्रयागराज में है बैद्यनाथ का आयुर्वेद फर्म। अगला, नैनी एरोस्पेस लिमिटेड यानी कि हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के HAL द्वारा अधिग्रहण से गठित कहाँ पर है स्थित है? ये नैनी प्रयागराज में। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा नैनी प्रयागराज में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स है। अगर ये पूछा जाए कि आयुध उपस्कर कारखाना कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा कानपुर में। यदि ये पूछा जाए कि ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र कहाँ पर है? तो ये करंट में आपने पढ़ा है कि ये लखनऊ में है। अफीम कारखाना कहाँ पर उत्तर प्रदेश में? तो आपका जवाब होगा गाजीपुर में स्थित है। यदि ये पूछा जाए कि उर्वरक कारखाना इफ्को का कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा आंवला बरेली में और फूलपुर प्रयागराज में उर्वरक कारखाना इफ्को का एस्टैब्लिश है। यदि ये पूछा जाए कि उर्वरक कारखाना HURL का कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा गोरखपुर में स्थित है। यदि ये पूछा जाए कि कृत्रिम रबर कारखाना कहाँ पर है? तो जवाब है मोदी नगर गाजियाबाद में। यानी उत्तर प्रदेश में जो कृत्रिम रबर कारखाना है वो मोदी नगर गाजियाबाद में और परतापुर मेरठ में। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर? तो गाजियाबाद में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो आपका जवाब होगा झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर अमेठी में। ठीक है, अगला देखिए। उत्तर प्रदेश में कुछ औद्योगिक संस्थान उनके बारे में पूछ रहा है कि वो कहाँ पर हैं और उनकी स्थापना कहाँ पे हुई। तो सबसे पहले दिया है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, जिसको आप यूपीका के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। इसका स्थापना कब हुई? तो 1952 में उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपीका की स्थापना हुई। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई? तो 1954 में, और ये कहाँ पर है? तो ये कानपुर में स्थित है। अगला दिया है प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम, यानी जिसको आप पिकअप कहते हैं, ये कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। ये पिकअप भवन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1972 में। ठीक है, प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम लखनऊ में 1972 में स्टैब्लिश हुआ। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, तो कानपुर में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, ये लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। ठीक है, आगे देखिए। और एक बात और याद रखिएगा कि वर्ष 2008 में नया नाम उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम लिमिटेड रख दिया गया। किसका? उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड का, जिसकी स्थापना 1966 में लखनऊ में हुई थी। अगला दिया है उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना कब हुई? तो 2015 में। और कहां पर यह परिषद स्टैब्लिश है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास और विपणन लिमिटेड कहां पर है? आगरा में, और इसकी स्थापना 1974 में हुई। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ में है और इसकी भी स्थापना 1974 में की गई थी। यदि हम औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको आप यूपीसीडा के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है और ये 1961 में एस्टैब्लिश हुआ। यानी यूपीसीडा कहाँ पर है? कानपुर में, 1961 में। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पर? नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर। अगला है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको आप गीडा के नाम से जानते हैं, गोरखपुर में। ठीक है, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको आप लोग सीडा के नाम से जानते हैं, ये कहां पर है? जौनपुर में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए। बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको आप ग्रेटर नोएडा के नाम से जानते हैं, गौतम बुद्ध नगर। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, लीडा, कहां पर है? लखनऊ में। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको बीडा कहते हैं, भदोही में स्थित है। ठीक है, यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर बनते हैं, याद रखिएगा। पर्यटन, आइए पर्यटन में देख लें। पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में। यदि ये पूछा जाए कि पर्यटन निदेशालय कब बना, तो 1972 में बना। यदि ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम कब स्टैब्लिश हुआ, तो आपका जवाब होगा 1974 में। याद रखिएगा, यहाँ पर फैक्ट कई सारे हैं, इसलिए आप ये प्रयास करिएगा कि इसको कम से कम लगातार 2 बार सुन लें, ताकि आपके दिमाग में ज़्यादा बार क्लिक कर जाएगा, तो ज़्यादा समय तक ये रहेगा। फिर कुछ दिन बाद इसको फिर रिवाइज कर लीजिएगा। आगे देखिए, लिखा है पर्यटन को उद्योग का दर्जा, यानी प्रथम पर्यटन नीति कब आई, तो आपका जवाब होगा 1998 में। यदि ये पूछा जाए कि नई पर्यटन नीति कब आई, तो 2018 में। आगे देखिए, आगे पूछ रहा है कि हेरिटेज पार्क कितने हैं, तो आपका जवाब होगा 3 हेरिटेज पार्क उत्तर प्रदेश में। कहाँ कहाँ? आगरा में, लखनऊ में और वाराणसी में। आगे पूछ रहा है कि पर्यटन संबंधित
पेइंग गेस्ट योजना कब लागू की गई? तो आपका जवाब होगा 1994 में। यदि पूछा जाए कि मैत्रेय परियोजना किससे संबंधित है, तो आपका जवाब होगा बौद्ध स्थलों का विकास से संबंधित है मैत्रेय परियोजना। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक कौन कौन से उत्तर प्रदेश के? तो आपका जवाब होगा ताजमहल, जो कि आगरा में है, ये 1983 में। आगरा के किले को भी 1983 में, और फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया था। कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन उत्तर प्रदेश में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। ये 3 नाम दिया रहेगा, बाकी पूछ देगा आपसे। आगे देखिए, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल शहर कौन सी धरोहर है? तो आपका सही जवाब होगा रामलीला, उत्तर प्रदेश की 2008 में शामिल की गई, और कुंभ मेला 2017 में यूनेस्को में शामिल किया गया उत्तर प्रदेश के लिहाज से। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, अभी फिलहाल में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किसको शामिल किया? तो आपका जवाब होगा कोलकाता के दुर्गा मेला को। ठीक है, ये भी यहाँ पे याद रख लीजिए, भले ही वो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, लेकिन करंट से कोरिलेट कर दिया गया। अगला देखिए, मानी काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका जवाब होगा चिन्हट, लखनऊ में माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान स्टैब्लिश है। ठीक है, आगे चलिए। आगे बात हो रही है सांस्कृतिक तत्व की। तो सांस्कृतिक तत्व में देख लीजिए, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है, और राज्य ललित कला अकादमी को स्टैब्लिश कब किया गया? तो 1962 में। यदि ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है, तो आपका जवाब होगा लखनऊ में, और इसकी स्थापना 1969 में की गई। याद रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है, इसको पूर्व में उत्तर प्रदेश नाट्य भारती कहते थे। ठीक है, और 1963 से। ठीक है, अगला देखिए, भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा लखनऊ में, और इसकी स्थापना 1975 में। यह बहुत पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। जनजाति और लोक कला संस्कृति संस्थान ये भी लखनऊ में है। कला और शिल्प महाविद्यालय ये कहाँ पर है? लखनऊ में है, और इसकी स्थापना 1911 में हुई। भारतीय कला भवन कहाँ पर है? तो याद रखिएगा भारतीय कला भवन वाराणसी में है, और इसकी स्थापना 1920 में हुई। यदि ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई, तो आपका जवाब होगा 1975 में। यदि ये पूछा जाए कि एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो आपका जवाब होगा कथक। बहुत इंपॉर्टेंट है। भातखंडे संगीत संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1966 में भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना हुई, और ये अब भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय के तौर पर तब्दील हो गया। याद रखिएगा कि पूर्व नाम इसका क्या था? मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक था, और इसकी स्थापना एज ए मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक 1926 में हुई, और 1966 में इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान पड़ा। तो ये पूरे तथ्य, यानी इसके पास्ट को भी और इसका जो वर्तमान है, उन दोनों को याद रखना होगा। अगला देखिए, यहाँ से भी बहुत प्रश्न बना है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है, और 1957 में स्टैब्लिश हुआ। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार ये प्रयागराज में है, और 1947 में स्टैब्लिश। सर्वाधिक मेले कहाँ पर उत्तर प्रदेश में होते हैं? तो आपका जवाब होगा मथुरा में, और 86 मेले। अगला पूछा जाए कि कुषाण और गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा मथुरा में। अगर ये पूछा जाए कि बटेश्वर मेला कहाँ पर, तो आगरा, और सुलह कुल उत्सव आगरा, यानी बटेश्वर मेला और सुलह कुल उत्सव दोनों आगरा में। और एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर कि बटेश्वर मेला जो है ये एक पशु मेला है। ठीक है, आगे देखिए, अगर पूछा जाए कि चरकुला नृत्य, तो चरकुला नृत्य जो है ये ब्रज क्षेत्र में होता है। वहीं पर अगर ये पूछा जाए कि तबला और सितार का आविष्कार किसने किया, तो अमीर खुसरो ने किया। ये अभी हाई कोर्ट के आरओ में ये पूछा प्रश्न था। आगे देखिए, अयोध्या शोध संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में है, और 1986 में स्टैब्लिश हुआ था। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा लखनऊ में। 1990 में उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान स्टैब्लिश हुआ। आगे चलिए, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? तो आपका जवाब होगा 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई। यदि यह पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना, तो आपका जवाब होगा 1972 में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, तो आपका जवाब होगा 1989 में। यदि ये पूछा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट ये कहाँ पर है, तो आपका जवाब होगा कानपुर। अगर ये पूछा जाए कि इसे स्टैब्लिश कब किया गया, तो आपका जवाब होगा 1997 में। अगला देखिए, हृदय रोग संस्थान एवं जेके कैंसर संस्थान कहाँ पर है, तो कानपुर में है।
अगला पूछ रहा है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जिसको आप एम्स के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में रायबरेली और गोरखपुर में स्टैब्लिश है। ठीक है, आगे देखिए। आगे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में है। उत्तर प्रदेश में भाषा विभाग की स्थापना, तो आपका जवाब होगा 1958 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, तो 1976 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना, तो ये भी 1976, यानी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान दोनों की स्थापना 1976 में हुई। अब देखिए, ये प्रश्न आ गया जब हम लोगों ने पूर्व में कोरिलेट किया था कि उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया, तो 1989 में। अब ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं, तो आपका जवाब होगा 7, लेकिन यूजीसी की सूची में इनकी संख्या 9 है। और अगर पूछा जाए कि राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं कृषि विश्वविद्यालय सहित, तो इनकी संख्या 34 है, यूजीसी में इसकी संख्या 31 दिखाई गई है। अगर वहीं पे उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या पूछी जाए, तो उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और अगर पूछा जाए कि निजी विश्वविद्यालय कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपका जवाब होगा 32। यदि ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल विश्वविद्यालय यानी डीम्ड विश्वविद्यालय सहित, तो आपका जवाब होगा 79, यानी 79। अभी आपने जो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय पढ़ा था, वो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है और कहाँ पर हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए इसको भी देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। बाबा साहब आम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में। ये 6 उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इनको जरूर याद रख लीजिएगा। अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक यानी जो राजकीय हैं, इनकी संख्या कितनी है? 166। यदि ये पूछा जाए कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी राजकीय, तो इनकी संख्या 305 है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या 12 है और मेडिकल कॉलेज की संख्या 22 है। ये 2019-20 के आंकड़े के अनुसार है। ठीक है, अगला देखिए। पूछ रहा है कि प्रदेश में निर्माणाधीन या जो प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय हैं, ये कौन है और कहाँ पर स्टैब्लिश हो रहे हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहला दिया है कि मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पर स्टैब्लिश हो रहा है? सहारनपुर में। अगर पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय, तो आपका जवाब होगा मेरठ में। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय, तो लखनऊ में। महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, तो आपका जवाब होगा गोरखपुर में। अगर पूछा जाए कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, तो आपका जवाब होगा अलीगढ़, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि प्रयागराज राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जिसका नाम अब घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी है कि इसका नाम राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर रखा जाएगा, तो ये कहाँ पर है? प्रयागराज में। राजा महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, तो आजमगढ़ में स्थित है। इनको भी याद रखिएगा, चूंकि इनका संबंध करंट से है, इसलिए पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख शोध संस्थान है वो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो आपका जवाब होगा लखनऊ में। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तब भी आपका जवाब होगा लखनऊ। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में NSI कहते हैं, ये कानपुर में है। ठीक है, अगला है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, यानी बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी कहाँ पर है? तो लखनऊ में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पर है? इज्जत नगर बरेली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, तो ये वाराणसी में है। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये झांसी में स्टैब्लिश है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, तो ये भी इज्जत नगर बरेली में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये भी कहाँ पर है? वाराणसी में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, तो ये प्रयागराज में है। और अगर ये पूछा जाए कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, तो याद रखिएगा जब उपोष्ण बागवानी पूछा जाए तो आपका जवाब होगा लखनऊ। इसको पूर्व में सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन कहते थे। ठीक है, यानी उपोष्ण पूछेगा तो आप लखनऊ, और इसको पूर्व में सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन कहते थे। अगला है केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये कहाँ पर है? तो ये है लखनऊ में। ठीक है, याद रखिएगा कि न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा लखनऊ में है। यदि ये पूछा जाए कि अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन
यानी रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रेल, ये कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा लखनऊ में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर पूछा जाए कि नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पे है? तो लखनऊ में। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, तब आपका जवाब होगा झांसी। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानालय तो लखनऊ में है। यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो सांस्कृतिक संपदा संरक्षण है तो ये लखनऊ में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, जिसको शॉर्ट में आप CIRG कहते हैं, तो बकरी अनुसंधान संस्थान केंद्रीय मथुरा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च कहाँ पर है? तो नोएडा में है। याद रखिएगा। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान तो प्रयाग। आगे पूछा गया कि सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो आपका जवाब होगा सहारनपुर। अगर पूछा जाए कि भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, तो आपका जवाब होगा भदोई। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, तो आपका जवाब होगा नोएडा में। अगला है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा नोएडा में। यदि पूछा जाए कि VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, तो नोएडा में। यानी 3 चीजें ये लगातार नोएडा की हैं, तो याद रखिएगा इसको। आगे देखिए, पार्क और सिटीज या तो प्रस्तावित हैं या तो क्रियाशील हैं। अब देखिए डिफेंस पार्क, डिफेंस पार्क कहाँ पे? कानपुर, झांसी, आगरा और लखनऊ। यदि पूछा जाए कि एरो स्पेस पार्क, तो लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में एरो स्पेस पार्क एस्टैब्लिश होगा। अगला देखिए, अगर पूछा जाए कि रक्षा औद्योगिक गलियारा ये कहाँ से हो रहा है? तो ये अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में रक्षा औद्योगिक गलियारा एस्टैब्लिश होगा। अगर पूछा जाए कि क्षेत्रीय साइंस सिटी कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा लखनऊ में। नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, कई बार पूछा है। आगे देखिए, नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी निकिडा सिटी, तो ये निकिडा कहाँ पर है? कानपुर उन्नाव के बीच में। याद रखिएगा, कई बार ये पूछा गया निकिडा। ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव में। सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज में। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद में। दिबियापुर प्लास्टिक पार्क औरैया में। प्लास्टिक सिटी दिबियापुर औरैया को। अगला देखिए, लेदर पार्क, लेदर पार्क कहाँ पर? आगरा में। और मेगा लेदर पार्क, तब आपका जवाब होगा कानपुर। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा में, यानी जिसको आप गौतम बुद्ध नगर के नाम से, और आगरा में। यानी निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा और आगरा में। अगला है टेक्सटाइल और होजरी पार्क, तो ये कानपुर में है। टेक्सटाइल और होजरी पार्क कहाँ पे? कानपुर में। साइंस पार्क कहाँ पर है? तो संडीला हरदोई में और लखनऊ में साइंस पार्क है। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव में। ठीक है। अगर पूछा जाए कि अपैरल टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है, तो आपका जवाब होगा ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में। यानी अपैरल जो पार्क है ये कहाँ पर है? ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में। अगर पूछा जाए मेगा फूड पार्क, तो ये बहेड़ी बरेली में मेगा फूड पार्क स्टैब्लिश होगा। अगला है साइबर सिटी, तो कानपुर में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, इसका मुख्य केंद्र कहाँ पर है? तो नोएडा में है। अगला पूछ रहा है, और इसका जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? STPI। तो पूछ रहा है कि अन्य STPI केंद्र कहाँ पर है? तो जो नोएडा वाला है वो तो निर्माणाधीन है। अन्य कानपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज और मेरठ में STPI केंद्र है। अगर पूछा जाए कि लॉयन सफारी पार्क कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में इटावा में है। नाइट सफारी पार्क तो ग्रेटर नोएडा। यानी अगर लॉयन सफारी पूछे तो इटावा, नाइट सफारी पूछे तो ग्रेटर नोएडा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कहाँ पर है? तो कानपुर में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा नोएडा में। अगला दिया है कि थीम पार्क यानी पर्यटन संबंधी थीम पार्क कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा आगरा। मेडी सिटी चक गंजीरिया लखनऊ में। कहाँ पर है? चक गंजीरिया लखनऊ में मेडी सिटी। अगला दिया है कि मेडिटेक उद्यमिता केंद्र कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा SGPGI। कहाँ पर? लखनऊ में। क्या है? मेडिटेक उद्यमिता केंद्र। यदि भी ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में वेब सिटी कहाँ पर है, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए गाजियाबाद। टॉय सिटी कहाँ पर उत्तर प्रदेश में? तो ग्रेटर नोएडा में। एग्रो पार्क उत्तर प्रदेश में बाराबंकी और वाराणसी में। याद रखिएगा। बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी में। आगे है सोलर सिटी कार्यक्रम, तो सोलर सिटी कार्यक्रम कहाँ पर है? आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद में। और परफ्यूम पार्क ये कन्नौज में है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। आगे देखिए,
आगे उत्तर प्रदेश की और भारत की जनगणना के संदर्भ में कुछ बातों की तुलना की गई है। यहाँ से भी फैक्ट पूछे जाते हैं, इसको भी हम लोग आज ही कवर कर लेंगे। यदि हम ये पूछें कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या वृद्धि दर है, यही अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि 10 की वृद्धि दर, उसी को ये पूछ रहा है कि 2011 से 1 से लेके 11 तक के बीच में जो वृद्धि दर हुई, यानी जिसको एक शब्द में आप 10 की वृद्धि दर कहेंगे, वो उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो अभी आप ये पढ़ चुके हैं, आपने वहां पढ़ा था 20.2, ठीक है। यहाँ 20.23, यानी कि उसके आगे की भी एक संख्या दे दी गई। यदि आप 20.2 भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर है। वहीं अगर भारत की 10 की वृद्धि दर की पूछी जाए तो 17.7% है। यदि उत्तर प्रदेश के जनघनत्व को देखें तो 829 है, तो भारत का जनघनत्व कितना है? 382। यदि हम नगरीकरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश का नगरीकरण प्रतिशत है 22.3% और वहीं भारत का नगरीकरण प्रतिशत 31.2% है। यदि हम लिंगानुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है और वहीं भारत का लिंगानुपात कितना है? 343। यदि हम लिंगानुपात की बात कर रहे हैं तो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, इसका मतलब ये होता है कि 1000 पुरुष पर स्त्री की संख्या उत्तर प्रदेश में 912 और भारत में 1000 पुरुष पर स्त्री की संख्या 943 है, याद रखिएगा। यदि हम साक्षरता दर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर यदि कुल देखा जाए, कुल व्यक्ति में, तो वह है 67.7%, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम साक्षरता दर कुल भारत में देखें तो 73% है। अब हम इस कुल साक्षरता को पुरुष और स्त्री में ब्रेक करेंगे। यदि हम ये पूछें कि साक्षरता दर पुरुष की कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो आपका जवाब होगा 77.3%। और अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के अलावा भारत में साक्षरता दर पुरुष की कितनी है, तो आपका जवाब हो जाएगा 80.9%। वहीं स्त्री की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में 57.2% है। वहीं स्त्री की साक्षरता दर भारत में अगर पूछे तो आपका जवाब क्या होगा कि भारत में स्त्री की साक्षरता दर 64.6% है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ से निश्चित तौर से प्रश्न आता है। आगे दिया है साक्षरता ग्रामीण। याद रखिएगा कि अगर ग्रामीण टोटल उत्तर प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत के आधार पर देखें तो वो है 65.5%। वहीं भारत के संदर्भ में ग्रामीण साक्षरता कितनी है? 67.8%। यदि हम इसको पुरुष और स्त्री में ब्रेक करें तो उत्तर प्रदेश में पुरुष ग्रामीण साक्षरता कितनी है? 76.3%। वहीं भारत में पुरुष ग्रामीण साक्षरता कितनी है? 77.2%। वहीं अगर हम स्त्री ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 53.7%। वहीं भारत में स्त्री ग्रामीण साक्षरता 57.9% है। यदि हम नगरी साक्षरता को देखें तो कुल नगरी साक्षरता उत्तर प्रदेश में 75.1 है। वहीं भारत में कुल नगरी साक्षरता 84.1 है। वहीं अगर हम इसको पुरुष और स्त्री में ब्रेक करें तो अगर हम पुरुष नगरी साक्षरता देखें तो उत्तर प्रदेश में 80.4%। यदि हम पुरुष नगरी साक्षरता भारत के संदर्भ में देखें तो 88.8%। वहीं अगर हम स्त्री नगरी साक्षरता उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो 69.2%। वहीं स्त्री नगरीता भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो 79.1% है। यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। आगे देखिए, यदि यह पूछा जाए कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जनसंख्या कितना है तो उत्तर प्रदेश में 20.7% है। वहीं भारत में अनुसूचित जाति 16.6% है। अनुसूचित जाति को एससी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट। अगला देखिए, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की बात की जाए यानी एसटी की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश में 0.6%। वहीं भारत के संदर्भ में देखेंगे तो एसटी समुदाय की 8.61% जनसंख्या है। वहीं अगर हम जनदर की बात करें 2019 के अकॉर्डिंग तो कुल जनदर उत्तर प्रदेश में 25.4 है प्रति हजार और भारत में जनदर प्रति हजार कुल 19.7 है। वहीं ग्रामीण में उत्तर प्रदेश में जनदर 26.4 है। वहीं भारत में ग्रामीण जनदर क्या है? 21.4। वहीं नगरी अगर जनदर की बात की जाए उत्तर प्रदेश में 22.3 और नगरी जनदर भारत के परिप्रेक्ष्य में 16.4 है, ठीक है। वहीं अगर मृत्यु दर की बात की जाए तो मृत्यु दर अगर हम टोटल देखें तो उत्तर प्रदेश में 6.5 और भारत में 6 है। वहीं अगर ग्रामीण में देखें मृत्यु दर तो आपका उत्तर प्रदेश में 6.9, वहीं ग्रामीण मृत्यु दर भारत के संदर्भ में 6.5 और नगरी मृत्यु दर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 5.3 और नगरी मृत्यु दर अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो 5 है, ठीक है। इस बात को निश्चित तौर पर याद रखिएगा। अभी आपने ऊपर अनुसूचित जाति की तो चर्चा कर ली, अब आइए अनुसूचित जनजाति की कुछ विशेष टॉपिक पर चर्चा कर लें। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति की कितनी है?
तो अनुसूचित जाति की टोटल संख्या कितनी है? 4,13,57,608 है। वहीं अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति की संख्या 11,34,273 है। ठीक है, अगर हम कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत देखें तो कितना है? 0.6%। ये भी आप देख चुके हैं। और वहीं अगर आपसे ये पूछ दिया जाए यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो आपका जवाब हो जाएगा 20.7। ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात हो रही है। ठीक है, अगला है सार्वजनिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो आपका जवाब होगा सोनभद्र सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला, तब भी आपका जवाब सोनभद्र होगा। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो आपका जवाब होगा बागपत। ये प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया, तो वो कब किया गया? 2003 में। यदि हम उत्तर प्रदेश के कुछ हस्तशिल्प को देख लें तो जैसे यहाँ पे चिकन का काम होता है और इसके लिए लखनऊ फेमस है, जरी का काम होता है, लकड़ी के खिलौने का काम होता है वाराणसी में, फर्नीचर का काम, मिट्टी के खिलौने का काम होता है, कालीन का काम, सिल्क का काम, पीतल का काम, इस तरह के हस्तशिल्प उत्तर प्रदेश से संदर्भित हैं। आगे देखिए, आगे दिया है उत्तर प्रदेश के कुछ लोकगीत और लोक नृत्य को। तो उत्तर प्रदेश में जो लोकगीत है जैसे बिरहा, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चैती ये लोकगीत है, उत्तर प्रदेश से संबंधित। कजरी ये भी लोकगीत है। रसिया उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। फाग ये भी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। आल्हा ये भी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। पूरन भगत ये भी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। भर्तहरि ये भी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें तो कट घोड़ा है, चरकुला है, कर्मा है, पांडव है, पाईडंडा है, धोबिया है, राई है, थारू है और सैरा है। ये सभी लोक नृत्य हैं जो उत्तर प्रदेश से संदर्भित हैं। मैंने अभी आपको पूर्व में भी बताया कि इन ऐसे प्रश्नों की जो जीके से संबंधित यानी स्टैटिक पार्ट होते हैं उत्तर प्रदेश के, उसका हमने ये पूरी कंप्लीट सीरीज करा दी है। ठीक है, वो आप प्लेलिस्ट से जाके वहां से निश्चित तौर पे कवर कर लेंगे तो आपको और इसमें अच्छा कब हो जाएगा। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को एक दृश्य में पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आगे भी जो और पार्ट हैं उनको आपको एक एक करके लाया जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल पर नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप समय से वीडियो कवर करते हुए अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।